हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम दो टॉपिक करेंगे। एक है कैड कोरोनरी आर्टरीज और दूसरा है एचटीएन मींस हाइपरटेंशन। पहले जो टॉपिक है वो है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज। चलिए इसको पहले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंटेंट्स है जो हम जो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, और जिसको हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। इसमें जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, प्रिवेंशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो। Normal function of the heart is based on a balance between adequate oxygen supply and oxygen demand। जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ द हार्ट है वो इस चीज़ पे बेस करता है जब उसे नॉर्मल ऑक्सीजन बिटवीन एडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई पे नॉर्मल फंक्शन ऑफ द हार्ट बेस करता है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द हार्ट इज बेस्ड ऑन एडुकेट ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, द फंक्शन इज एन इफेक्टिव पंप। हार्ट का फंक्शन कैसा है? एक इफेक्टिव पंप है। द हार्ट मसल मस्ट बी एडुकेटली सप्लाइड विद ब्लड फ्रॉम कोरोनरी आर्टरीज। एक पंप का फंक्शन हार्ट पे मतलब प्ले कर रहा होता है बॉडी में, और उसका जो मसल्स हैं वो उनको लाजमी चाहिए होती है हमारे पास ऑक्सीजन या ब्लड फ्रॉम कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू या कोरोनरी आर्टरी से। ओके, इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज atherosclerosis develop in the coronary arteries causing them to become narrow or blocked। atherosclerosis develop होती है कोरोनरी आर्टरी में और क्या कहती है, या बंद कर देती है या ब्लॉक कर देती है, या उसे नैरो कर देती है या ब्लॉक करती है। किसको? कोरोनरी आर्टरी को। ठीक है, व्हेन कोरोनरी आर्टरी इज नैरो और ब्लॉक पार्शियली और कंप्लीटली, या नैरो होती है, ब्लॉक होती है, या मतलब पार्शियली और कंप्लीटली, द ब्लड फ्लो टू द एरिया ऑफ द हार्ट सप्लाइड बाय द दैट आर्टरी इज रिड्यूस्ड। ऑब्वियसली बात है, जब मतलब हमारे पास ना कोरोनरी आर्टरी बंद होगी या ब्लॉक हो जाएगी कंप्लीटली या पार्शियली, ठीक है, या नैरो हो जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा, जो ब्लड वो उस आर्टरी से जा रहा होता है जिस पोर्शन को, ठीक है, हार्ट की जिस पोर्शन को, तो वो ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। ठीक है, if the remaining blood flow is inadequate to meet the oxygen demand of the heart, the area may be become ischemic and injured and further complication will be occur। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था, पीछे भी स्कीमिया और नेक्रोसिस वाली चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि जब हमारे पास ना स्कीमिक होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इसमें जब हमारे पास ब्लड फ्लो नहीं जाएगा किसी पोर्शन को या किसी भी हार्ट के मसल वगैरह को, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, हमारे पास स्कीमिया हो जाएगा। ठीक है, स्कीमिया से फिर आगे भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है, द टर्म कोरोनरी आर्टरी डिजीज आल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, द टर्म कोरोनरी हार्ट डिजीज, इसको हम CHD भी बोलते हैं, CAD भी बोलते हैं, और इसको IHD भी बोलते हैं। मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज एंड इस्केमिक हार्ट डिजीज is a condition refer to a disease of the heart that result from decrease in blood supply to the heart muscle। सेम हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनको ब्लड सप्लाई में काम हो जाती है। क्यों? हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज या तो ब्लॉक हो जाती है या वो नैरो हो जाती है। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें हमारे पास जो एक आर्टरी होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका, एडवेंटिशिया, मीडिया, एंटीमा। ठीक है, ट्यूनिका, एंटीमा एंड सब इंटीमल लेयर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फैटी स्ट्रीक बनती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आके डिपॉजिट हुआ। ठीक है, इसके ऊपर फिर हमारे पास क्या होता है, फाइब्रस कैप बन जाती है, कम्युलेशन ऑफ स्मूथ, ये हो कम्युलेशन ऑफ स्मूथ मसल। ठीक है, फोम सेल्स, कोलेस्ट्रॉल, ये पूरे प्लाक का स्ट्रक्चर होता है, मेच्योर प्लाक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर थ्रोम्बस आगे बनना, प्लेटलेट एग्रीगेशन वगैरह हो जाती है, फिर ब्लड सेल्स की एग्रीगेशन स्टिकी हो जाते हैं, फिर वो एक पूरा थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से फिर पूरा या तो नैरो होती है या ब्लॉक हो जाती है फुल। ठीक है, रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें हमारे पास 3 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल, एक नॉन मॉडिफाइबल, एक कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, नॉन मॉडिफाइबल
फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब एक बंदा है, एक पेशेंट है, उसकी फैमिली हिस्ट्री आ रही है कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, ऑब्वियसली उसको भी हो सकता है, उसमें चांसेस हैं, ठीक है, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क है। इंक्रीजिंग एज विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपकी जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही होती है तो आप में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांसेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जेंडर मैन डेवलप जो होते हैं, जेंडर में मैन डेवलप कोरोनरी आर्टरी डिजीज एट एन अर्लियर एज देन द वेमेन, और जेंडर बेस पे अगर इसमें वो किया जाए तो उसमें मैन को जल्दी होती है, मर्दों को जल्दी होती है सीएडी एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास मॉडिफाइबल रिस्क जो है उसमें हमारे पास है सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको यूज, आप उसको कम कर सकते हैं, ये मॉडिफायर है, इनको आप चेंज कर सकते हो। हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन कोई मेडिकेशन वगैरह यूज लेके आप कर सकते हो। डायबिटीज मेलाइटस, शुगर वगैरह को आप मतलब उसका मतलब अगर कम इस्तेमाल करो, ये वो हाइपर ये मतलब उसमें भी आप मेडिकेशन वगैरह ओरल जो होती है हमारे पास मेडिकेशन होती हैं यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज आप इंजेक्टेड मेडिकेशन जो होती हैं आईवी फॉर्म में यूज़ होती हैं वो भी उनको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप अपनी उसको देख सकते हो, डेली रूटीन को एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, उस वजह से भी आपका जो होगा शुगर लेवल कम होगा, ठीक है। और आप खाने में भी एहतियात करो, उस वजह से भी आपको मतलब चीज़ें में कमी वगैरह हो सकती है। ओबेसिटी, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, 24 घंटे जो बैठे रहते हैं उसको एक्सरसाइज वगैरह में यूज़ करो। फिजिकल इनएक्टिविटी, अब फिजिकल इनएक्टिविटी है तो मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, मतलब आप भाग सकते हो, रनिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। हाइपरलिपिडेमिया, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, इसको भी मतलब आप चेंज कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा मतलब तवानाई की चीज़ें, जो तवानाई नहीं, ये जो होती हैं सॉरी यार, ये जो होती हैं हाइपर कोलेस्ट्रॉल की जो चीज़ें होती हैं जिनमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप मतलब कम इस्तेमाल कर सकते हो। चिकनाई वगैरह, सॉरी चिकनाई की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनमें मतलब इस वजह से कोलेस्ट्रॉल वगैरह बॉडी में बन जाता है और फिर हाइपरलिपिडीमिया ये वो, तो इस तरह की चीज़ें मतलब अगर आप इस्तेमाल करते भी हो, खाते भी हो, अगर आप मतलब नहीं रह सकते इन चीज़ों के बिना, तो उसके बाद फिर एक्सरसाइज, प्रॉपरली एक्सरसाइज भी अगर करो ताकि वो चीज़ें यूटिलाइज हो जाएँ बॉडी में, ठीक है। उसके बाद इनके कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर जो हैं हमारे पास हैं स्ट्रेस एंड मेनोपॉज। स्ट्रेस एक फैक्टर है, ठीक है, इस वजह से कोरोनरी डिजीज होती है, ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और मेनोपॉज, ठीक है, जो औरतें मतलब 40 प्लस 50 मतलब 45 प्लस हो जाती हैं उनमें भी ये फैक्टर होता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू रिस्क फैक्टर की वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस, प्राइमरी इफेक्ट इंटीमा, इंटीमा ऑफ द आर्टरी वॉल, जो हमने दिन पीछे पढ़ा है, ठीक है, एडवेंटिशिया, एंटीमा वगैरह, ये 3 लेयर्स थी उसकी, ठीक है, 3 लेयर हैं पीछे हमने भी पढ़ी हैं। एक है हमारे पास एंटीमा, एक है एडवेंटिशिया और एक है ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। ये इफेक्ट किसको करता है? ट्यूनिका एंटीमा को, ठीक है। एंड नॉर्मली टेक्स ईयर टू डेवलप एंड इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और ये नहीं कि एकदम से ही ये मतलब अथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है, या मतलब एकदम से प्लाक वगैरह नहीं बन सकता, ठीक है, ये टेक्स ईयर मतलब साल लेता है, कई साल लेता है। The continued development of atherosclerosis involves in as an inflammatory response which begins with an injury to vascular endothelium, ठीक है। Continued development of atherosclerosis involves an inflammatory response, एक inflammatory response involve करता है which begin with injury, जो vascular endothelium की इंजरी होती है, ठीक है, उससे ये फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है, ठीक है। The injury may be initiated by smoking, hypertension and other factors, ठीक है। इसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि मतलब इंजरी किसी वजह से भी हो सकती है, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग का कोई और फैक्टर्स हम हो सकते हैं, ठीक है, पीछे हमने रिस्क फैक्टर पढ़े हैं, किसी फैक्टर की वजह से इंजरी हो सकती है। द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी व्हेन पार्शियली और कंप्लीटली, इट विल कॉज inadequate blood and oxygen supply to the heart muscle, it causing rupture, it 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 causing the ruptured plaque and is contributing thrombus formation। जब हमारे पास प्लाक रप्चर होता है थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। थ्रम्बस में देन ऑब्स्ट्रक्ट blood flow leading to sudden cardiac death and AMI। थ्रम्बस में देन ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो, ठीक है, रोक सकते हैं ब्लड फ्लो लीडिंग टू सडन कार्डिक डेथ एंड AMI। सडन हो सकती है कार्डिक डेथ और AMI एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, AMI मींस एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर पढ़ते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। रिस्क फैक्टर वजह से होते हैं, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस प्राइमरी इफेक्ट, इसको अफेक्ट करती है एंटीमा वॉल को एंड नॉर्मली टेक्स ईयर टू डेवलप। द कंटिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन्वॉल्व एज एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, ठीक है, इन्वॉल्व करता है विच बिगिंस विद इंजरी, जो मतलब
शुरू होता है विद एन इंजरी टू द वेस्कुलर एंडोथेलियम। जो हमारे पास वेस्कुलर एंडोथेलियम उसकी इंजरी के मतलब इंजरी के थ्रू स्टार्ट होता है एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, ठीक है। द कंटिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इन्वॉल्व एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, ठीक है। एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, किसके नतीजे में होता है, जो कि तब होता है जब हमारे पास वेस्कुलर एंडोथेलियम डैमेज हो, उसके नतीजे में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद इंजरी में इनिशिएटेड बाय स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ब्लॉकेज, ये वो सब हो सकते हैं, आगे हमने चीजें पढ़नी है। द ब्लॉकेज ऑफ, ये मतलब कम्प्लीटली इनहिबिट ब्लड सप्लाई एंड रप्चर ब्लॉक, इट इज कंट्रीब्यूट थ्रम्बस फॉर्मेशन, थ्रम्बस बन जाते हैं, थ्रम्बस में सडन एएमआई एंड कार्डिक डेथ, ठीक है। एएमआई और कार्डिक डेथ भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस produce symptoms and complication according to the location and degree of the narrowing of the coronary artery, ठीक है, level of thrombus formation and obstruction of the blood flow to the myocardium। अब इसमें क्या है, चाइना चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, हार्ट अटैक और नोजिया, वॉमिटिंग, इरेगुलर हार्ट बीट, वीकनेस एंड डिजीनेस वगैरह होती है, ठीक है। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स जिनको बोल सकते हैं, या इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस उसमें नंबर 1 चेस्ट एक्सरे, कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन आप करो, ईसीजी करो, इकोकार्डियोग्राम करो, ठीक है। कार्डिक स्ट्रेस टेस्ट, कार्डिक कैथेटराइजेशन, एंजियोग्राफी वगैरह भी आते हैं इसमें। अब मेडिकल मैनेजमेंट, द प्राइमरी गोल ऑफ मैनेजमेंट विद कैड आर रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग द रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करो या रिड्यूस करो, एंड रिस्टोरिंग द ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम, और रिस्टोर करना है ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम की, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन, हेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है, एजुकेशन, स्मोकिंग सेसेशन, डाइटरी हैबिट चेंजेस, फिजिकल एक्सरसाइज, पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, ठीक है। मतलब ये वही चीज़ें हैं जो मतलब हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हेल्थ स्टाइल, अपने लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को अबाउट दिस डिजीज़ के कैसे डेवलप होती है, कौन से रिस्क फैक्टर हैं, कौन से मॉडिफाइबल हैं, कौन से नॉन मॉडिफाइबल हैं, स्मोकिंग सेसेशन है, ठीक है, मतलब स्मोकिंग वगैरह कम कर सकते हैं। डाइटरी हैबिट चेंजेस, मतलब खाने में की जो चीज़ें होती हैं उनमें मतलब डाइटरी मतलब उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, डाइट में भी, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह और पीरियोडिक हेल्थ चेकअप, मतलब अपना मतलब हर का मतलब काफ़ी टाइम के बाद या हर साल के बाद अपना मतलब प्रॉपर हेल्थ चेकअप वगैरह करवा सकते हैं कि कोई मतलब बॉडी में कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, ठीक है। Restore blood supply, various techniques have been developed to open the vessel and restore the blood फ्लो थ्रू कोरोनरी आर्टरीज। पीसीआई मतलब परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, ये टेक्निक है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मतलब थ्रू परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन थ्रू कोरोनरी आर्टरी अंदर जाके तो उसको पिलाकर अगर रिमूव किया जाता है, सही है, तो ब्लड सप्लाई उसकी दोबारा रिस्टोर की जाती है, ठीक है। इट इज़ एन इन्वेसिव इंटरवेंशनल प्रोसीजर टू ट्रीट एंजाइना, केयर इंक्लूड पीटीसीए। पीटीसीए मतलब परक्यूटेनियस ट्रांसम्यूरल कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी सॉरी, परक्यूटेनियस ट्रांसम्यूरल कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। इंट्रा कोरोनरी स्टंट इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास यूज होती हैं, जो पीसीआई के अंडर ही आ जाती हैं, ठीक है। एथरेक्टोमी और कैबेज, ठीक है। इसमें नंबर 1 हम देखते हैं, सॉरी फार्माकोलॉजी का भी देखते हैं, एंड में हमारे पास पिक्चर्स हैं कुछ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे काम करती हैं। फार्माकोलॉजी की थेरेपी जो होती है इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, ठीक है, और सॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट एंड डाइनाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। बीटा ब्लॉकर किस काम करते हैं, रिड्यूसिंग कार्डिक वर्कलोड एंड ऑक्सीजन डिमांड, प्रोपेनोलोल, एमानोलोल एंड टिमोलोल, ये 3 मतलब हैं बेस्ट जो यूज की जाती हैं। नाइट्रेट्स में हमारे पास क्या क्या है, और सॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट आ सकता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स, उसके बाद हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, रिड्यूस द कोरोनरी फ्लो बाय ब्लॉकिंग बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर्स, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन वगैरह, एस्पिरिन, एंटीप्लेटलेट, improve the rate of survival in patient with AMI and reduce the risk of MI in patient with AP mean angina pectoris and after recovery from MI, ठीक है। ये कौन कौन से 4 मेडिकेशन हैं, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस्पिरिन, एंटीप्लेटलेट, ये हम चीज़ें यूज कर सकते हैं, ठीक है। एथोरेक्टमी क्या है, ये हमने पीछे पढ़ा था, ये हमारे पास एक है, ये है एथोरेक्टमी। एथोरेक्टमी इज एन इन्वेसिव इंटरवेंशनल प्रोसीजर है दैट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एथेरोमा और प्लाक फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी बाय कटिंग, शेविंग और ग्राइंडिंग, ठीक है। ये देख लें, ये एक पिक्चर है, इसमें ये प्लाक बना हुआ है, इसको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है।
इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं एथोरेक्टमी, कटिंग होती है, शेविंग एंड ग्राइंडिंग। देख लें इसमें आपको एक ही में शो किया जा रहा है, ठीक है। इसमें वो मतलब प्रॉपर इसको रिमूव कर रहा है। उसके बाद ये है कैबेज है, जैसा कि आपने इधर भी पढ़ा था, इसमें ही कैबेज कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब ये देखें आप, ये दोनों दो कॉर्नरी आर्टरी उन्होंने बताया हुआ है इसको कि कॉर्नरी आर्टरी ये हैं ब्लॉक हुई है, ठीक है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। अब इसको कैसे कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है। यहाँ से इन्होंने एक आर्टरी ली है कि बॉडी से किसी भी जगह से आर्टरी वेयर आप ले सकते हो, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा लाइक सेफनस वेन जो मोस्टली हमारे पास एक बड़ी वेन है लेग में जो यूज होती है, वो निकालते हैं कट करके, यहाँ से लगाएंगे इधर ले आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने ब्लड फ्लो तो नीचे वाला पोर्शन का लगाना है, मतलब वो करना है, रिस्टोर करना है, ठीक है। तो ये जगह यहाँ से था एथेरोस्क्लेरो, यहाँ प्लाक बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आगे नीचे फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। ब्लॉकेज ये बनी हुई प्लाक है, ठीक है। इससे कभी नीचे ब्लड फ्लो नहीं आएगा, इधर से भी नीचे ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लगाएंगे वेन या आर्टरी वेयर, यहाँ आगे छोड़ देंगे, ठीक है। जिस वजह से हमारे पास ब्लड फ्लो नीचे वाले हिस्से का रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये स्टंट फॉर्मेशन है, ठीक है। स्टंट भी बनते हैं, स्टंट, ठीक है। ये स्टंट पड़ा हुआ है बॉडी में, ये कॉर्नरी आर्टरी में, ठीक है। अब ये परक्यूटेनियस ट्रांसम्यूरल कॉर्नरी एंजियोग्राफी ये टेक्निक है, ठीक है। ये रिमूव किया जा रहा है हमारे पास, ये बलून कैथेटर है, ये हमारे पास प्लाक को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट। एक और टॉपिक साथ में करते हैं, दैट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? Hypertension is known as high blood pressure, is a long-term medical condition in which blood pressure in the arteries is persistently elevated. Systolic blood pressure more than 140 or equal to 140 and diastolic blood pressure is more than or equal to 90, ठीक है। ऑलरेडी हमने हाइपरटेंशन को या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक को काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। Primary hypertension, it is the elevation in blood pressure without an identifiable cause. Secondary hypertension, it is an elevation in blood with exact cause. ठीक है, 90 to 95%, 90 to 95% जो होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होते हैं, और जो होता है 5 to 10% वो होते हैं टोटल केसेस में से सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट काज होती है, उसकी एग्जैक्ट काज पता नहीं होती, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट काज क्या हो सकती है, कंजेनिटल नैरिंग ऑफ एयोटा, जिसको हम कोऑक्टेशन ऑफ एयोटा बोलते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में प्रीक्लैम्सिया, रीनल डिजीज में भी हो सकता है, ठीक है। ड्रग्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह हम यूज करें उसमें भी हो सकता है, ठीक है। हाइपरटेंशन हो सकती है। एंडोक्राइन डिजीज में फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है, वेस्कुलर ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, एक्सेसिव कार्टिसोल लेवल होता है हमारे पास। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कौन सिंड्रोम को बोलते हैं, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। हाइपर पैराथायराइडिज्म, ये सारी एंडोक्राइन डिजीज हैं, इनमें भी हमारे पास क्या होता है, हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। ये आगे हम सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखें, फियोक्रोमोसोमा में क्या होता है, वेस्कुलर ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, कुशिंग, एक्सेसिव कार्टिसोल, ये प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कौन सिंड्रोम को बोलते हैं, ठीक है। हाइपर पैराथायराइडिज्म, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ये सारी सर अभी माइंड में रखें, इस वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। इसकी स्टेजेस हैं, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी, और कैटेगरी ब्लड प्रेशर ऑप्टिमल जो होता है वो लेस देन 120 टू 120/80 होता है, सो लेस देन। नॉर्मल हो गया 120 टू 129, लेस देन 80 टू 84, ठीक है। हाई नॉर्मल जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब या प्राइमरी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, सही है। तो इसे 130 टू 139 किया जाता है, ठीक है, या 85 टू 89, जैसे प्री हाइपरटेंशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन आई थिंक ज़्यादा एक्यूरेट होगा, प्री हाइपरटेंशन इसको कह दो, ठीक है। प्री हाइपरटेंशन में 130 टू 139, 85 टू 89, एंड हाइपरटेंशन फिर आगे स्टेजेस आ गई, आगे ग्रेड्स बन गए हैं, इसमें माइल्ड आ गया 140 टू 159 और 90 टू 99,
ठीक है। ग्रेड 2 मॉडरेट 162, 179, 100 टू 109। ग्रेड 3 मोर देन 180 और मोर देन 110। ठीक है, स्वेयर आ जाती है ये स्टेज। ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, वीएन लॉस हो सकती है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज, सेक्सुअल डिसफंक्शन। अच्छा जी, इधर हमारे पास ब्रेन में सेरिब्रोवास्कुलर स्ट्रोक वगैरह हो सकता है। ठीक है। कंफ्यूजन, हेडेक। ठीक है। हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, कन्वर्जन्स, ब्लड एलिवेशन एलिवेटेड हो जाता है, शुगर लेवल। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब एलिवेटेड शुगर लेवल होगा ब्लड में, तो फिर उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है। हार्ट फेलियर्स में क्या आ सकता है, हार्ट अटैक आ गया, हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी, किडनी में भी नेफ्रोपैथी, क्रोनिक रीनल फेलियर। उसके बाद रेटिना ऑफ द आई जो होता है उसमें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ठीक है। ये सारी जो मतलब डिजीज हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो स्ट्रोक, विजन लॉस होना, ठीक है, हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशंस है सारी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है, यूरिन एनालिसिस जो होती है हमारे पास। ठीक है। फॉर ब्लड प्रोटीन एंड ग्लूकोज यूरिन एनालिसिस। ठीक है। इसमें आई थिंक एक एन की मिस्टेक है। ठीक है। उसके बाद फॉर ब्लड प्रोटीन एंड ग्लूकोज जो हम करते हैं प्रोटीन के लिए, ब्लड के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ब्लड यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिएटिनिन वगैरह, ये चीज़ें भी चेक करनी है। ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक करना है, सीरम टोटल एंड एचडीएल। ठीक है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। उसके बाद 12 लीड ईसीजी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफिक कोरोनरी डिजीज। ठीक है। यूरिन एनालिसिस सेम आ गया दोबारा। ठीक है। मैनेजमेंट में क्या आ रहा है हमारे पास, इनिशियली there should be complete assessment with repeated BP measurement for 6 months until it's not severe। ठीक है। हमने कंप्लीट असेसमेंट करनी है जब भी हम मेडिकेशन, फार्माकोलॉजिक मेडिकेशन या ड्रग्स का यूज़ करेंगे, तो एकदम से यूज़ नहीं करनी, पहले उससे उससे पहले 6 महीने पहले हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर असेसमेंट करनी है बीपी वगैरह की। ठीक है। एडवाइस एंड नॉन फार्माकोलॉजिक मेजर्स, लाइफ स्टाइल चेंजेस शुड बी गिवन प्रियर टू इनिशिएशन ऑफ ड्रग थेरेपी। एडवाइस एंड नॉन फार्माकोलॉजिक मेजर, लाइफ स्टाइल चेंजेस हम कहते हैं, शुड बी गिवन प्रियर टू। ठीक है। आपने मतलब किसी कोई भी ड्रग थेरेपी स्टार्ट करने से पहले एडवाइस करनी है, पेशेंट को बताना है। ठीक है। अबाउट डिजीज और लाइफस्टाइल चेंजेस करने, कैसे कैसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ये हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, अल्फा ब्लॉकर्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस, angiotensin receptor blocker, herbs, beta blockers, calcium channel blockers, centrally acting diuretics and पेन vasodilator, ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आते हैं। अब इनको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, एस मतलब हो गया एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस डायूरेटिक्स। ठीक है। प्लस बीटा ब्लॉकर प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस डायूरेटिक्स, और एस प्लस बीटा ब्लॉकर प्लस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ठीक है। बॉडी वेट कम करो अपना, बीएमआई, आपको बॉडी में वेट जो ना, ये बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स को, वो शुड बी 20 to 25। ठीक है। उसके बाद एरोबिक एक्सरसाइज परफॉर्म मोर देन 30 मिनट्स, ब्रिस्क वॉक मोस्ट डेज ऑफ द वीक, एंड डाइट को अपनी चेंज करो, वॉकिंग करो मोर देन 30 मिनट्स। ठीक है। फैट जो है उसकी आप इनटेक कम करो, साल्ट इनटेक कम करो, लेस देन 100 मिलीमोल पर डे, और लेस देन 6 ग्राम, और लेस देन 2.4 ग्राम सोडियम पर डे। ठीक है। लिमिट अल्कोहल, ये सब प्रिवेंशन हैं। ठीक है। लेस देन 3 यूनिट्स पर डे मेंस, और लेस देन 2 यूनिट्स पर इन फीमेल पर डे इन फीमेल्स में, लेकिन ये टोटली हमारे यहाँ तो प्रोहिबिट है। ठीक है। सो बेटर है कि मतलब इस तरह कोई चीज मतलब फजूल हरकत ना ही करें, तो अच्छी बात है। कंज्यूम मोर देन 5 पोर्शन ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल पर डे। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर रिस्क रिडक्शन, अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग एंड इंक्रीज
ऑयल फिश इनटेक इंक्रीज करें और सिगरेट को मतलब सिगरेट स्मोकिंग कम करें, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट। अगर कोई मसला है तो पूछ लो, अदरवाइज नहीं है तो एंजॉय करो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।